आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। क्योंकि फ़िज़िक्स का जो ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसको मैं केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री के साथ मिला के पढ़ाऊँगा ताकि हमारा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाए। दोनों की एक ही चीज़ें हैं, बस थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की कुछ 2-3 चीज़ें ऐड हैं, वो ऐड करके मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज़ करूँगा और थर्मोडायनेमिक्स को हम कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह। जो हमारा फिज़िक्स का भी कंप्लीट होगा और केमिस्ट्री का भी कंप्लीट होगा, यानी कि हम दोनों सब्जेक्ट्स को आज मर्ज करके पढ़ेंगे, विच इज़ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। और इसके एसएलओज मैंने रिव्यू कर लिए हैं थर्मोडायनेमिक्स के, और हम दोनों को शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक और नाम है। तो ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मर्ज करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स या केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, टेम्परेचर एंड वर्क, और उसी के साथ साथ रेडिएशन, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इस सब को डील करती है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स की जो ब्रांच है वो थर्मोकेमिस्ट्री है, और थर्मोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस। हीट की चेंजेस को डील करती है थर्मोकेमिस्ट्री, और जो कि हीट चेंजेस आपकी केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। इस सब को हम डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स बड़ी ब्रांच है, उसकी जो टॉपिक है वो थर्मोकेमिस्ट्री है, जो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को मिला के। ये बहुत ही एक तरीके से आसान ही है। पढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ। हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। तो नंबर 1 वी हैव सिस्टम, देन वी हैव सराउंडिंग, और देन वी हैव बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। अब मैं इसको मतलब समझाता हूँ। ठीक है, सराउंडिंग इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम को हटा के जो चीज़ें हैं हमारे पास वो सारी सराउंडिंग हैं। मतलब समझाता हूँ मैं, 1 मिनट इसका। वो सारी चीज़ें हमारे पास सराउंडिंग है, और बाउंड्री जो है रियल और इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बलून है और इस बलून के अंदर गैस फिल्ड है। वो जो गैस फिल्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हीलियम गैस है। अब वो हीलियम गैस बलून के अंदर सिस्टम है, क्योंकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। मुझे उस गैस को मालूम करना है कि वो कौन सी गैस है। तो दैट गैस इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड। तो जो चीज़ मेरे यूनिवर्स के अंदर ऑब्जर्वेशन में, यानी कि बलून के अंदर गैस, वो सिस्टम हो गई। अब बलून के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, मेरा घर, मेरा एनवायरनमेंट, वो सब क्या है? सराउंडिंग। सही है। और बलून का जो वो है रबड़, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री है, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। विद दिस कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की टॉपिक के ऊपर, और थर्मोडायनेमिक्स को अब हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे अब लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। सो हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट लॉ वी हैव एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, या फिर इट्स फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड, यानी कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ये हम पढ़ चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में भी, और मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। इसी तरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एनर्जी या एनर्जीज कैन फ्लो। एनर्जी जो है फ्लो कर सकती है और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो सकती है, इक्विलिब्रेट हो सकती है। दिस इज द सेकंड लॉ। टॉकिंग अबाउट द थर्ड लॉ वी हैव ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है फॉर इक्विलिब्रिएशन, यानी कि अगर किसी चीज़ को इक्विलिब्रियम में आना है, एक मिनट, अगर किसी चीज़ को इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम में आना है तो ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए उसके पीछे, और यूनिकली डिफाइंड, और वो बहुत अच्छी तरह डिफाइंड होनी चाहिए। दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो लॉ। सो ज़ीरो लॉ स्टेट्स थर्मल इक्विलिब्रियम इज ट्रांजिटिव, यानी कि चेंजिंग थर्मल इक्विलिब्रियम है हमारे पास। दिस इज़ द ज़ीरोथ लॉ। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लॉ है, ठीक है, जिसको हम डील करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर दो सिस्टम है हमारे पास, जैसे कि एक ए है और एक बी है, और ये दोनों ट्रांजिटिव है, चेंजिंग है, और इसी के साथ साथ सी और बी है, ये भी ट्रांजिटिव है, चेंजिंग है, इसी के साथ साथ ए और सी है, ये भी चेंजिंग है, और ये प्लस है और ये इक्वल्स का साइन है, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो अगर मेरे पास दो सिस्टम हैं ए और सी, सो थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो, विद अनदर सिस्टम बी। ए और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, मगर उनके बीच में अनदर सिस्टम है बी। सो जो ये दो सिस्टम है ए और सी, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के। सो ये लॉ डिफाइन करता है यूज़ ऑफ थर्मोमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट। थर्मोमीटर का काम क्या होता है? टेम्परेचर बिटवीन बॉडी का मेजर करना। इक्विलिब्रियम पर, यानी कि सेम टेम्परेचर हो जाने पर, थर्मोमीटर जो है हमारे पास सिस्टम बी है। तो सिस्टम बी की मदद से हम दो टेम्परेचर को आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर लाना चाहते हैं, या थर्मोमीटर की मदद से। सो ये हमारे पास ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक को, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है दैट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द heat supplied to the system and the work done on the system. तो इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब ये है कि द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट सप्लाइड क्यू। क्यू हीट है, इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम मीन्स W. Delta U is equal to W plus Q, which is the main important formula for the numerical, and this is the first law of thermodynamics. आगे बढ़ते हैं,
U हमारे पास इंक्रीज इंटरनल एनर्जी था, वर्क हमारे पास वर्क डन सिस्टम पे था, Q हमारे पास हीट सप्लाई टू सिस्टम था। अगर मुझे एनर्जी बिफोर द सिस्टम की जाए कि एनर्जी बिफोर सिस्टम, सॉरी एनर्जी बिफोर और उसके बाद एनर्जी आफ्टर हीट सप्लाई करने के बाद, तो एनर्जी आफ्टर इस तरह हो जाएगी, बढ़ेगी, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। दिस इज़ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज़ वी हैव, सो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। अच्छा, ये जो फार्मूला था डेल्टा U इज़ इक्वल टू W प्लस Q, सो Q मेरे पास नेगेटिव होगा, सॉरी Q नहीं, W मेरे पास नेगेटिव होगा। कब? जब सिस्टम वर्क करे ऊपर। अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो W मेरे पास होगा पॉजिटिव। अगर सिस्टम मेरे ऊपर वर्क करे तो वर्क हमारे पास होगा नेगेटिव। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बात। इसी के साथ साथ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसे कहते हैं। तो ये स्टेट किया था लॉर्ड केल्विन ने, एक साइंटिस्ट था लॉर्ड केल्विन, और इसने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस या बनाना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बनाना विच में कन्वर्ट हीट, जो कि हीट को कन्वर्ट कर दे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वॉयर entirely into work without leaving any change in the working system। सो अब इसका मतलब क्या है समझते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। भाई ये देखो, मेरे पास एक हीट सोर्स है, हीट सोर्स, ठीक है, इसे मैं कह रहा हूँ TH, हाई टेम्परेचर पर है ये, यानी कि रिजर्वायर है ये हाई टेम्परेचर का। यहाँ से कुछ हीट जो है आगे फ्लो कर गई, यहाँ निकल गई, यानी कि यहाँ पे वर्क डन हुआ, और कुछ हीट जो थी मेरे पास वो हीट सिंक के अंदर आ गई, यानी कि लो रिजर्वायर जहाँ पे हीट कम थी, यानी कि TL पर आ गई। और ये मेरे पास वर्किंग है हीट इंजन की, हीट इंजन है मेरे पास, ठीक है। और जो हीट सोर्स ने दी थी वो थी QH, और जो हीट सिंक पर आई वो थी QL, और वर्क डन के ज़रिए कुछ हीट हमारी बाहर निकल गई। सो W इज़ इक्वल टू QH, यानी कि हीट सोर्स माइनस हीट सिंक, यानी कि सिंगल, इसका मतलब ये था कि मैं कोई ऐसी डिवाइस प्रिपेयर नहीं कर सकता जिसमें कोई भी वर्क ना हो और सारी हीट एक सिंगल रिजर्वायर से अगले रिजर्वायर में चली जाए, यानी कि कुछ ना कुछ तो हीट में लॉस होगा, और वो लॉस किसके बराबर होगा? वर्क डन के ऊपर, W के ऊपर। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द हीट इंजन, जिसकी बेस पर हमने लॉर्ड केल्विन ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रपोज किया था। इसके मुताबिक इस हीट इंजन को हम एक और नाम देते हैं कार्नोट इंजन, और इसने कहा था कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, जिसे हम N से डिनोट करते हैं, 100% कभी नहीं हो सकती। ये एक और थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आई होगी कि नो कार्नोट इंजन कैन बी प्रिपेयर्ड इन दिस वर्ल्ड दैट ऑल द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम द हीट सोर्स टू द हीट सिंक विदाउट एनी वर्क डन, यानी कि कोई ना कोई तो वर्क होगा और कुछ ना कुछ तो हीट आपकी रिमूव होगी बाहर की तरफ सराउंडिंग में। That is what the Carnot working of the Carnot engine or the heat engine or the second law of thermodynamics is। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैसेस, कि गैसेस के ऊपर वर्क कैसे डन किया जाता है।
हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन द वर्क डन प्लस चेंज इन द हीट। ठीक है, डेल्टा यू हमारे पास इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी है, और डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और क्यू इज़ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। साइंस हमें याद रखने चाहिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव। क्या? वर्क डन ऑन सिस्टम इज़ नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और वर्क डन बाय सिस्टम इज़ नेगेटिव। ठीक है, सो अब मेरे पास कुछ टर्म्स होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली टर्म है मेरे पास वर्क डन ऑन गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर को बोलें तो इसको कहते हैं आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर का यूनिट होता है बार, तो इसलिए वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज द आइसोबैरिक। द वर्क डन फॉर अ गैस विद कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ठीक है, और ये हमें इम्पॉर्टेंट है कि एरिया अंडर अ प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम ग्राफ वुड गिव अस द वर्क, यानी कि एरिया अंडर प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम ग्राफ हमें देगा हमेशा वर्क डन। ठीक है, सो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, आए देखते हैं। मैं ग्राफ बनाऊँगा यहाँ पर, बल्कि इस ग्राफ को थोड़ा टेढ़ा हो गया ये तो एक्सेस ही गलत बनता है। एक मिनट। तो हाँ, वर्क डन को अगर मैं जस्टिफाई करूँगा प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ से अंडर कांस्टेंट प्रेशर, सो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, मसला नहीं है। जहाँ पर मैंने रखा प्रेशर और यहाँ मैंने रखा वॉल्यूम। ठीक है, और ये मेरे पास एक टाइम मतलब क्वांटिटी है, और ये मेरे पास एक डॉट है, और यहाँ पर मेरे पास एक एरो है, और यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है जिसे मैं कह रहा हूँ B, और ये पॉइंट है मेरे पास A। ठीक है, और ये मेरे पास एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम है, और P आधा कुछ ऊपर है और P आधा कुछ नीचे है। इसी तरह वॉल्यूम मेरा हाफ कुछ उस तरफ है, तो डेल्टा V यानी कि इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है मेरे पास ये है आइसोबैरिक, क्योंकि वर्क प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी यूँ। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द आइसोबैरिक प्रोसेस डिनोट्स। सो मुझे पता है कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, डेल्टा U इज़ इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा Q, और डेल्टा W किसके बराबर है, P डेल्टा V के। सो डेल्टा U इज़ इक्वल टू P डेल्टा V प्लस डेल्टा Q। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया वर्क डन अंडर कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला, और इसके ज़रिए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस ग्राफ का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू P डेल्टा V, और P डेल्टा V हमें देगा वर्क डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय ऑफ गैस, गैस के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसे मैं कहूँगा आइसोकोरिक प्रोसेस। सो वर्क डन फॉर द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी ज़ीरो। क्यों, देख लेते हैं। डेल्टा V जब मेरे पास ज़ीरो है तो W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V, और जब V ज़ीरो है तो P ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इज़ इक्वल टू P डेल्टा, एक मिनट, इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस Q। सो डेल्टा U इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस Q। सो डेल्टा U इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाई टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये रिलेशन भी मेरे पास आ गया, याद रखना है वाला रिलेशन। तो वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। इसके बाद मेरे पास एक टर्म है जिसे मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर।
कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलूँ तो आइसोथर्मल, थर्म से याद आ गया टेम्परेचर। तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है वो हमेशा डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब इंटरनल एनर्जी हमारी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर हमारे पास ज़ीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज़ीरो। सो Q इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, हम उस तरफ लेकर इक्वेशन को। सो डेल्टा यू जब मेरे पास ज़ीरो हुआ आइसोथर्मल में, सो Q इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क डन इज़ इक्वल टू द हीट सप्लाइड इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये भी समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास एक और टर्म है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, सो एडियाबैटिक प्रोसेस कुछ यूँ होता है जिसमें नो फ्लो ऑफ हीट, इसमें हीट की कोई एक्सचेंज नहीं होती, यानी कि ना तो हीट सिस्टम में आती है ना हीट, जब हीट सिस्टम में आती है तो हीट बाहर नहीं निकलती। तो इस सिस्टम में Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हीट सप्लाइड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो Q इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इज़ इक्वल टू, जब ये ज़ीरो होगा तो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, सो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि हीट आपकी सराउंडिंग में नहीं जा रही, तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मेरे पास कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, so molar specific heat is defined as the molar specific heat of a substance is defined as the heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 Kelvin. So the heat required to raise the temperature of a substance through 1 Kelvin of 1 mole of a substance is called the molar specific heat. और एक और टर्म है मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. So the molar specific heat at constant volume is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance, या फिर 1 mole of the gas, लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 mole of the gas through 1 Kelvin at constant volume. और ये किससे डिनोट किया जाता है, CV से. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोट किया जाता है CV से. और इसका जो हमारे पास आगे टर्म बनेगी जाकर वो इस तरह बनेगी दैट डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T. एक ये फार्मूला हो गया. इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो दी गई है वो इस तरह होगी, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर. तो मैं लिख नहीं रहा पूरा, वही बात हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम की, बस वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम था, कांस्टेंट प्रेशर है, और ये होता है CP से डिनोट किया जाता है. तो QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T. सही है. सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CP मेरे पास ग्रेटर है CV से. अब समझ आई ये बात कि ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. CP इज़ ग्रेटर देन CV. अब बात ये है कि CP CV से ग्रेटर क्यों है भाई. जब कांस्टेंट प्रेशर होता है ना
तो आपके पास अगर आप रिलेशन देखो ऊपर मैथमेटिकल, कहाँ गया, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे आपका आइसोबैरिक में ज़्यादा वर्क डन हो रहा है मैक्सिमम। तो ज़्यादा वर्क डन हो रहा है यानी कि आपको ज़्यादा हीट चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम को रेस करने के लिए, तो इसलिए Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv बिकॉज मोर वर्क इज़ डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये MCQ में आए कि Cp ग्रेटर क्यों है, तो आप यही रीज़न लिखोगे कि ज़्यादा वर्क चाहिए होता है इस कांस्टेंट प्रेशर में एज़ कम्पेयर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। बस इतनी सी बात थी। और इसी के साथ साथ एक और रिलेशन होता है हमारा इस थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज़ द Cp माइनस Cv इज़ इक्वल टू R। ठीक है, सो ये एक रिलेशन है हमारे पास, और ये एक R एक हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये एक रिलेशन है Cp माइनस Cv इज़ इक्वल टू R। सो इसको भी फार्मूला को याद रख लें। सो अब मैंने ये सोचा है कि मैं केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स को अभी नहीं पढ़ा रहा। वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वैसे मैंने SLO तो निकाल लिया था इसका, मगर क्योंकि जब तक हम केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे ना, हम इसमें नहीं बढ़ सकते केमिस्ट्री में। तो इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स हमने फिज़िक्स की आज कंप्लीट की, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब कंप्लीट कर लिया फिज़िक्स का। तो हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर आज कंप्लीट हुई। तो अब हम बढ़ेंगे आगे फिज़िक्स के सेकेंड ईयर के टॉपिक्स पर। अब हम इस चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे, मगर हमारी फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। और ये थर्मोडायनेमिक्स आपको याद रखना होगा चैप्टर, क्योंकि हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम केमिस्ट्री पर आएंगे। वो वजह है मैं उसको बाद में पढ़ाने की, क्योंकि वो बहुत बेसिक नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए आप लोग केमिस्ट्री के लिए कुछ चीज़ें, कुछ चैप्टर्स लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स आना चाहिए, तो इसलिए हम वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे केमिस्ट्री में। तो अभी हमने आज फिज़िक्स की थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट की, एंड हियर वी हैव कंप्लीट आवर फर्स्ट ईयर चैप्टर ऑफ द all the chapters of the first year of the physics. Now we are moving towards the MCQs. So MCQ की तरफ बढ़ गए हम. The first MCQ we have MCQ. First law of thermodynamics deals with quality of energy, quantity of energy, both quality and quantity of energy, and none of these. भाई first law of thermodynamics, delta U is equal to delta W plus delta Q, यानी कि quantity of energy, change in energy. So B we have a correct option. Explanation है first of thermodynamics states that the total energy of the system remains constant, so it deals with the quantity of energy. ठीक है, ये बात भी समझ आ गई. Which of the following has one value of specific heat capacity? देखो specific heat capacity के लिए ना solids और liquids इन दोनों की वैल्यू सेम होती है. So both B and C is the correct option कि specific heat capacity of solids and liquids has the same value. All the incompressible substances जो कि इनकम्प्रेसिबल हैं लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि गैसेस कंप्रेसिबल है मगर सॉलिड्स और लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं है. द हीट सप्लाई टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज MCV. क्या होना चाहिए? MCV डेल्टा T. A इज़ द करेक्ट आंसर. हीट सप्लाई टू मास ऑफ अ गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू डेल्टा T इज गिवन बाय MCV डेल्टा T. कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी कम्प्लीटली इनटू वर्क वायोलेट्स. अच्छा, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क कम्प्लीटली कौन सा सिस्टम कहता है कि नहीं हो सकता? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हम ऐसा कार्नट इंजन बना ही नहीं सकते. थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ की मदद से ये मालूम हुआ है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इंजन टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वॉयर एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीट टू द यूजफुल वर्क. तो ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था. अच्छा, व्हेन गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन. जो आपकी हीट सप्लाइड होती है वो कहाँ पर चली आती है? इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क. व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट मीन्स वॉल्यूम विल चेंज, हीट इज सप्लाइड और हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क. सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द आंसर C. The sum of internal energy U and the product of pressure and volume PV is known as. क्या होता है? दरअसल हमारे पास एक टर्म होती है इंथैल्पी. सो इंथैल्पी हमारे पास एक ऐसी टर्म है जो H इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम. सो H इज़ द इंथैल्पी. सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन C. इंथैल्पी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज़. देखो Cp अपॉन Cv की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास आएगी 1.4, मगर ये हमारे पास
क्योंकि टर्म पूछी गई है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम. सो वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट. यानी कि एक वन वैल्यू से हमारे पास CP ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द CV. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी मीन्स डिस्टर्बेंस इन अ सिस्टम obtained from a given quantity of heat at a low temperature. The change in entropy may be regarded as a measure of the rate of availability or unavailability of the heat for transformation to work. The entropy represents the maximum amount of work obtained per degree drop in temperature. All of the above. देखो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी हमेशा एक चीज़ होती है, इसमें कोई डिसऑर्डर. अगर मैं एक अच्छे खासे पानी के ग्लास के अंदर नमक डाल दूँगा तो उसके अंदर एंट्रोपी क्रिएट होगी, डिस्टर्बेंस होगी. एनवायरनमेंट के अंदर मैं अगर कुछ ऐसी गैसेस डालूंगा जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होंगी तो एंट्रोपी होगी. तो इंक्रीज एंट्रोपी हमेशा क्वांटिटी के चेंज होने से या फिर डिग्री को चेंज करने से होती है. तो वी हैव अ ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव. डी इज़ द करेक्ट. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एंट्रोपी. तो आपको एंट्रोपी का भी मतलब समझ आ गया होगा, हालांकि सिलेबस में ही था मगर चलो खैर है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन की नहीं है और ये स्टेट करता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. So total energy of a system during a process remains constant. So we total internal energy of a system during a process remains constant और total energy of a system remains constant. इसका आंसर होगा बी, कि ए इतना सूटेबल नहीं है. बी इज़ द करेक्ट आंसर है कि आपकी टोटल एनर्जी ऑफ a system हमेशा कांस्टेंट रहती है. सही है. एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वलेंट टू 0 केल्विन -273 सेंटीग्रेड और -459 प्लस 0.4 फ़ारेनहाइट. तो डी वी हैव ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर. ये अभी थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको केमिस्ट्री में जाके और अच्छा क्लियर हो जाएगा. मसले वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, मगर आपको आई होप MCQ समझ आए होंगे. ठीक है. अगर मैं आपको एक MCQ और सॉल्व करवाऊँ तो वो ये होगा, इधर देखो कि मेरे पास एक प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है. ठीक है. और यहाँ इस बार मैंने वॉल्यूम ऊपर रखा और प्रेशर मैंने नीचे रखा और P 2P वैल्यू है और 2V और V मेरे पास एक वैल्यू है. और मेरे पास एक यूं ग्राफ है जिसको मैं कह रहा हूँ DCAB. कहा गया है कि इसका जो है नेट वर्क डन निकालो. सो इसका नेट वर्क डन क्या होगा अगर मैं इसको देखूँ 2V और 2P को. सो 2P और 2P मेरे पास इस तरह हैं कि P और 2P यानी कि एक P बचा. अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ और 2V में से V क्रॉस कर दूँ तो एक V बचा मेरे पास. सो PV इज़ द नेटवर्क डन. सो नेटवर्क डन ऑफ दिस ग्राफ इज़ द PV. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है. तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे. तो इसी के साथ साथ एक ट्रिकी MCQ बड़ा है जो मैं सॉल्व कराना चाहता हूँ अभी. वो ये है कि सपोज़ करो एक क्वेश्चन है, a system undergoes an isothermal contraction. ठीक है. such that the pressure increases from 100 kilopascals to 400 kilopascals and volume of the system decreases from 4 centimeter cube to 1 centimeter cube. Then change in internal energy is. अब ये बताओ इतना लंबा न्यूमेरिकल दिया हुआ है और इसमें जब एक चीज़ दी हुई है कि ये अंडर आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट. सो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना, कांस्टेंट. सो मेरे पास क्या होनी चाहिए, ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए 0. 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो ये इस तरीके से ये फंसा देते हैं मगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है और आप इसमें जो हो आगे बढ़ सकते. अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन है मेरे पास. कंसिडर अ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर
is 4 centimeter cube. If piston is kept fixed and gas is heated from 10 degree centigrade to 15 degree centigrade, then delta W means work done will be. अब ये बताओ, जब पिस्टन मेरा फिक्स है तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम ज़ीरो हुआ, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम ज़ीरो, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा मेरे पास, ज़ीरो। तो ये भी मेरे पास एक आंसर आ गया। सो ये हमारे पास जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है न्यूमेरिकल्स में फंस जाने का, कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने बैठ जाते हैं, मगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें हमेशा आंसर ज़ीरो होगा, थर्मोडायनामिक्स में, न्यूमेरिकल्स में। इस तरह आज हमने अपना ये टॉपिक ख़त्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स आज कंप्लीट की। फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के ऊपर।